हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय अवसंरचना, पाइपलाइन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एमओएसपीआई। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत की जीडीपी वृद्धि और भारत में जीडीपी गणना के तरीके, सकारात्मक कारक है और जो भारत को मंदी से उबरने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एमओएसपीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जलवायु से सितंबर माह को कवर करते हुए वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही Q2 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 7.6% बढ़ गया। दूसरी तिमाही Q2 में भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि में गिरावट, विनिर्माण में वृद्धि तथा सेवा क्षेत्रों में मंदी देखी गई है। तो चलिए अब हम लोग डेटा वृद्धि का क्या महत्व है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह न केवल आर्थिक वृद्धि का काफी प्रभावशाली स्तर है अपितु यह बाजार के सभी पूर्वानुमानों को भी मात देता है। हालिया तिमाही जीडीपी वृद्धि ने संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी पूर्वानुमान में बढ़ोतरी कर दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय वर्ष के लिए देश की जीडीपी वृद्धि दर का सटीक पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वर्तमान में बैंकों ने 6.5% के जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। ऐसे में कई विशेषज्ञों ने अपने अनुमानों में बदलाव करना आरंभ कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत पूर्वानुमान एक सटीक आकलन प्रस्तुत करता है। इसका आशय यह भी है कि आने वाले कुछ समय तक भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा। अगर विकास दर बाजार की उम्मीदों से कम होती तो दर में कटौती की संभावना अधिक हो जाती है। यह उल्लेखनीय है कि 3 वर्ष पूर्व एमओएसपीआई ने वर्ष 2020-21 के दूसरे तिमाही जीडीपी डेटा की घोषणा की कि भारत तकनीकी मंदी के दौर से गुजर रहा था। वर्तमान विकास दर में उछाल से उम्मीद है कि भारत में आर्थिक सुधारों की गति अब बढ़ने लगी है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आर्थिक विकास को मापने की विभिन्न विधियां क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, आर्थिक विकास को मापने की 2 विधियां हैं। सबसे पहले हम लोग जीडीपी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसमें लोगों को खर्च करने के तरीके, व्यय पक्ष का आकलन करना शामिल है। सकल मूल्य वर्धित जीवीए का उपयोग सरकारी सब्सिडी में कटौती और अप्रत्यक्ष करों को शामिल कर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग जीवीए के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह अर्थव्यवस्था के आय पक्ष पर केंद्रित है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जीवीए किसी क्षेत्र के आउटपुट मूल्य में उसके मध्यस्थ इनपुट घटाने के पश्चात प्राप्त मूल्य है। यह वर्धित मूल्य उत्पादन के प्राथमिक कारकों श्रम एवं पूंजी के बीच वितरित किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग 2 तरीकों के बीच असमानता के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इन दोनों तरीकों के बीच असमानता को विसंगति कहते हैं और इन्हें लेकर विवाद होते रहे हैं। विशेष रूप से पहली तिमाही का जीडीपी डेटा जारी करने के दौरान त्रैमासिक आर्थिक रुझानों के सूक्ष्म विश्लेषण के लिए जीवीए मान को अक्सर अधिक विश्वसनीय माना जाता है, जबकि वार्षिक रुझानों का आकलन करने के लिए जीडीपी व्यय डेटा को प्राथमिकता दी जाती है। तो चलिए अब हम लोग भारत की विकास दर को और अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए,
सबसे पहले हम लोग निवेश और उपभोग को बढ़ावा देने के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह घरेलू मांग के दो मुख्य घटक हैं जो भारत की जीडीपी का लगभग 70% हिस्सा है। निवेश बढ़ाने के लिए सरकार उन सुधारों को लागू करना जारी रख सकता है जो नीतिगत अनिश्चितता, नियामक बाधाओं, ब्याज दरों और बुरे ऋणों को कम करते हैं। उपभोग बढ़ाने के लिए सरकार आय वृद्धि, मुद्रास्फीति नियंत्रण, ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और ऋण उपलब्धता का समर्थन कर सकती है। तो चलिए अब हम लोग विनिर्माण और निर्यात बढ़ावा के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह मूल्य वर्धन, रोजगार और बाहरी मांग का प्रमुख स्रोत है जो भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने तथा वैश्विक बाजार के साथ एकीकृत करने में मदद कर सकता है। विनिर्माण और निर्यात में सुधार के लिए सरकार आत्मनिर्भर भारत पैकेज, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जैसी पहलों को लागू करना जारी रख सकती है। तो चलिए अब हम लोग मानव पूंजी और सामाजिक सेवाओं में निवेश के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह भारत की बड़ी और युवा आबादी के जीवन स्तर तथा उत्पादकता में सुधार के लिए आवश्यक कारक है। मानव पूंजी और सामाजिक सेवाओं में निवेश करने के लिए सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, पोषक, जल, स्वच्छता, ऊर्जा, आवास और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को लागू करना जारी रख सकती है। व्यापक आर्थिक स्थिरता और लचीलापन बनाए रखना, आर्थिक विकास को बनाए रखने और विभिन्न झटकों एवं अनिश्चितताओं से निपटने के लिए ये आवश्यक शर्तें हैं। व्यापक आर्थिक स्थिरता और आघात से स्थिति बनाए रखने के लिए सरकार विवेकपूर्ण राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों को आगे बढ़ाना जारी रख सकती है जो विकास तथा मुद्रास्फीति के उद्देश्यों को संतुलित करती है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।